आज की जो स्लाइड्स हैं वो शेयर करती हूँ, तो हम अपना जो आज का टॉपिक है उसको फटाफट से पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत आसान है और कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी इंशाल्लाह आपको उसमें। जी बेटे, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस किस तरह से वर्कआउट करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखनी है। और बेटे इसके साथ साथ हमने इसके कुछ फेजेस भी देखने हैं कि जब आपने प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए किन किन प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, तो बेटे इनिशियली जो हमारे पास फेजेस होते हैं वो जो आप कह लो कि आपके पास मेन फेजेस हैं वो 5 फेजेस हैं जिनसे हमें मस्टली जो है वो गुज़रना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। तो बेटे जिस तरह से अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया हो जो हमारा एसडीएलसी का लेक्चर था, तो बेटे उसमें हमने फेजेस को डिस्कस किया था जिसमें इनिशियली हमारे पास प्लानिंग आ जाती है एंड देन हम उसको जो है प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट गैदरिंग आ जाती है एंड देन कोडिंग आ जाती है एंड देन इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में हमारे पास डिप्लॉयमेंट आ जाती है। तो बेटे वही स्टेप्स जो हैं उन्हीं को थोड़ा सा एक इन्हांस फॉर्म में, थोड़ा सा एक मैनेजेबल वे में जब हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फॉर्म में आ जाता है। तो बेटे सबसे पहले जो हमारे पास फेज़ आता है वो इनिशिएटिंग प्रोसेस आ जाता है जिसमें हमने प्रोजेक्ट के जो कि हम बनाने जा रहे होते हैं उसके जो स्टेप्स होते हैं, उसके जो फेजेस होते हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना होता है, उनको रिकॉग्नाइज करना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिस प्रोजेक्ट पे हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड देन हम उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी प्लानिंग है, वो इनिशियली हम करते हैं एंड देन हम प्लानिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा कोई भी कस्टमर है वो यूज़र के पास, डेवलपर के पास आता है, तो उसने उसकी ये रिक्वायरमेंट है और वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करवाना चाह रहा है, तो बेटे सबसे पहले जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको देखा जाता है एंड देन उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या ज़रूरियात हैं, किस तरह से हमने उस प्रोजेक्ट को शुरू करना है और किस तरह से हम उसको प्रॉपर्ली वाइंड अप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो है वो अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ठीक है, ताकि जब हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करें तो हमें सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली डिफ़ाइन हो, जिसमें हमने अपने जो है कॉस्ट को देखना होता है, अपनी टाइमलाइन को देखना होता है और बेटा इसके साथ-साथ हमने कोशिश ये करनी होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करें जो कि कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल कर सके। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने प्रोजेक्ट का जो है वो स्टार्ट लेना होता है। ठीक है, उसके बाद बेटे प्लानिंग प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट की डिज़ाइनिंग और उसकी मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट स्कीम्स को यूज़ करते हैं, डिफरेंट जो है वो मॉडल्स को यूज़ करते हैं। लाइक प्लानिंग हम जब प्लानिंग फ़ेज़ में जब होते हैं तो उसमें प्रॉपरली जो है वो एक डिज़ाइन सेलेक्ट किया जाता है। लाइक अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो उसको आप कौन सी डिज़ाइनिंग और कौन से शेप में रखेंगे, उसको किस तरह से मेंटेन करेंगे, कौन सी आप उसमें स्ट्रेटजी जो है वो अडॉप्ट करेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली जो है वो डिप्लॉयमेंट फेज़ तक लेके जा सकें। एंड देन बेटा आपका जो है एग्जीक्यूटिंग फेज़ आ जाता है। इसमें आपके जो है वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। एग्जीक्यूटिंग मीन के आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, आप जो आपका यूज़र है उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को अगेन एंड अगेन वेरीफाई करते हैं एंड देन बेटा आपकी कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन जो है वो आपके टीम मेंबर के साथ भी हो रही होती है।
ठीक है, कि आप अपने टीम मेंबर जो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो कहाँ तक एग्जीक्यूटिंग स्टेट में पहुंचा है, और किस तरह से वो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, या अपने आने वाले वक्त में किस तरह से रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ठीक है। और बेटे यहाँ पर डिफरेंट जो है वो मॉडल्स अडॉप्ट किए जाते हैं। जिस तरह से हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा, वी मॉडल पढ़ा, इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा, और इसके साथ साथ बेटा हमने स्पाइरल मॉडल भी देखा था। ठीक है, तो बेटे ये इन सब मॉडल्स में से किसी एक मॉडल को हम जो है वो चूज़ करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी डेवलपमेंट करते हैं। बेटा मॉडल को यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं या बन रही है, वो एक गाइडलाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम बनाएं। ठीक है, उसकी जो है वो प्रॉपर जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएं, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर कोई अपडेशन करनी है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन आपने करनी है, फीचर्स इन्हांस करने हैं, तो उसको हम इजीली अपडेट कर सकें। ठीक है, या अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी मीट नहीं कर रही, तो देन आप उसको दोबारा से रिसाइकलिंग करें, उसके फेजेस को अपडेट करें। तो दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, आप डिफरेंट मॉडल को चूज़ कर सकते हैं। बेटे मोस्टली जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ किया जाता है, कि लाइक आप एक इंक्रीमेंट करते हैं, लाइक एक साइकिल आप कंप्लीट करते हैं जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, एंड देन कुछ ना कुछ आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एंड देन बेटा आप उसको जो है जो भी आपने इम्प्लीमेंटेशन की हुई हो वो यूज़र को दिखा देते हैं। एंड देन बेटा यूज़र को, जो आपका कस्टमर है उसको, बेटे प्रोजेक्ट जो आप यूज़र को दिखा रहे होते हैं उसको दिखाने का मकसद ये होता है कि एक तो आपका कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाता है कि आपके प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपका जो आपकी जो जिन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होते हैं ना, उनको भी आप एक दफ़ा से कस्टमर से वेरीफाई करवा लेते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है यूज़र की वो फुलफ़िल हो रही हैं या नहीं हो रही। जी बेटे, यहाँ पर एग्जीक्यूशन फेज़ करते हैं हम, जिसमें हम अपने रिसोर्सेज को चेक आउट करते हैं, अपने जो कस्टमर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, अपने जो भी रिक्वायरमेंट हो उसको वेरीफाई करते जाते हैं कि क्या ये कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग है। और देन कस्टमर की नीड के साथ साथ बेटा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल भी यहाँ पर आ जाता है, कि आपका कस्टमर जो है वो इस लेवल पे जो है वो सेटिस्फाई है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे या उसके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एंड देन बेटा कंट्रोलिंग प्रोसेस आ जाता है, जिसमें जो आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे होते हो उसका कुछ ना कुछ जो पोर्शन आपने डेवलप किया होता है जिस पे आप वर्क कर रहे होते हैं, उसकी उसको मॉनिटर करते हैं, एंड देन आप यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, अपने एक्शंस की करेक्टनेस को चेक करते हैं कि जो आप इसमें प्रोडक्ट में फ़ीचर बना रहे हैं, क्या उसकी वर्किंग एग्जैक्ट आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि लाइक अगर आपका इन्वायरमेंट चेंज भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। लाइक एक प्रोडक्ट जो मैंने डेवलप की है, वो अगर मेरे पास एग्जैक्टली मुझे आउटपुट दे रही है, तो अगर वो आपके पास जाती है या किसी और के पास
किसी और के सिस्टम में वो प्रोडक्ट जो है वो जाता है, तो बेटा उसकी आउटपुट भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि मेरे पास थी। तो इस तरह की मेजरमेंट आप देखते हैं, लाइक अगर आपने कोई उसमें फ़ीचर्स ऐड किए हैं, क्या वो फ़ीचर्स फुल फंक्शनैलिटी के साथ अपना वर्क परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोसेस में करते जाते हैं, वेरिफिकेशन एंड मेजरमेंट। एंड देन बेटा लास्ट पे आपकी क्लोजिंग आ जाती है, जिसमें आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो आफ्टर जो है डिप्लॉयमेंट, आप अपना प्रोजेक्ट का जो फेज़ है उसको डिप्लॉयमेंट करने के बाद उसको क्लोज़ कर देते हैं कि लाइक आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कम्प्लीटली बन गया है। एंड देन बेटा आप यूज़र के साथ या कस्टमर के साथ जो है वो मीटिंग करते हैं, उसको प्रोजेक्ट दिखा देते हैं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं वो उसके हैंड ओवर कर देते हैं कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट बनवाया है और आपकी ये वाली रिक्वायरमेंट थी और इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने आपको प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी आउटपुट आ रही है। ठीक है बेटे। एंड देन आपका जैसे ही आप अपना सॉफ्टवेयर जो है या आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के हैंड ओवर करते हैं, तो बेटा कस्टमर उसको एक दफ़ा इवेल्युएट करता है। ठीक है, इवेल्युएट करने का मतलब ये है कि कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हुआ है, उसको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट के उसकी डिज़ायर आउटपुट कुछ उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि उसने प्रोडक्ट बनाया है, तो उसकी ये वाली जो है वो आउटपुट आनी चाहिए। तो बेटे वो जो रियलिटी में आपके पास प्रोडक्ट आई है और जो ह्यूमन माइंड में एक डिज़ायर आउटपुट है, उन दोनों को जो है वो मैच करता है एंड देन जो है उसको फाइनलाइज़ करता है कि ये मेरी एग्जैक्ट आउटपुट है या नहीं। यानी कि यहाँ पर यूज़र की तरफ से एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों में से जौन सा भी फेज़ है वो आता है एंड देन आप जो है अपना प्रोसेस जो है उसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है बेटे, ये आपके पास कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया। जी बेटे माहम एंड मरियम, यहाँ तक आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है? ओके बेटे। बेटे नेक्स्ट यही फेजेस हैं, इनको डिटेल में जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल से फेजेस हैं, लाइक आपका फर्स्ट फेज़ जो है आपकी इनिशियली स्टेज है। ये आपका यहाँ पर आप आइडिया को जो है वो अब्स्ट्रैक्ट करते हैं एंड देन उसको मीनिंगफुल गोल जो है लाइक आपके प्रोजेक्ट का आप उसका गोल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन आप उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटे, ये आपका इनिशियल फेज़ है, इसमें आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी करनी है, इसमें आपने अपने रूल्स भी डिफ़ाइन करने हैं एंड देन आपने अपने बजट को भी देखना है, आपने अपनी एक्सपेक्टेड टाइमलाइन को भी देखना है। एंड देन बेटे जो आपके पास कस्टमर हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपने उनके साथ कम्युनिकेट भी करना है एंड देन आफ्टर कम्युनिकेशन आपने अपनी टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेट करना है और अपने प्रोजेक्ट की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको डिस्कस करना है विद इन अ टीम। तो एंड देन आप सेकंड फेज़ की तरफ देन मूव ऑन करते हैं। एंड देन बेटा जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को जो है वो उसकी डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट फाइनलाइज करते हैं अपनी टीम मेंबर के साथ एंड देन अपने कस्टमर के साथ, देन आप प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी जो है वो मेथडोलॉजी को भी डिफ़ाइन करते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से रन आउट करना है एंड देन कौन सी मेथडोलॉजी आपने अडॉप्ट करनी है। एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मोस्टली यूज़ किया जाता है क्योंकि बेटा इसमें क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स आता है, यूज़र के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है यहाँ पर। दैट्स वाई एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजी जो है उसको मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड देन बेटे यहाँ पर आप पूरा एक प्लानिंग में स्केड्यूल बना लेते हो अपने प्रोजेक्ट का कि आपने
टेक्निकल रिक्वायरमेंट को किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई करना है, आपने डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, आपकी कम्युनिकेशन प्लान जो है वो किस तरह से होगा। एंड देन आप सेटिंग कर लेते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी बेटा आप साथ साथ करते जाते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपरली किस तरह से लेकर चलना है। एंड बेटा सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आपके कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट होती हैं बेटे, उनको भी आपने साथ साथ राइट डाउन करना होता है। ठीक है, एट दी एंड ये भी केस बन सकता है कि आपका कस्टमर कहे कि मेरी तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए आप जो आपकी टीम मेंबर हैं, जो आपका प्रोजेक्ट होल्डर है, आपका मैनेजर है, वो इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, इन सब चीज़ों को साथ लेके चलता है कि किस तरह से आपने इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। और अगर कोई हर्डल आ रही है, कोई रिस्क आ रहा है तो उस रिस्क को आपने किस तरह से मैनेज करना है। एंड देन बेटा आपका थर्ड एग्जीक्यूशन फेज आ जाता है, जिसमें आपके जो टीम मेंबर हैं वो एक्चुअली वर्क करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी ड्यूटी जो है वो एफिशिएंट वे से करता है, डिफरेंट टीम मेंबर्स जो हैं, कोऑर्डिनेटर जो हैं, वो अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एफिशिएंट वे से और केयरफुली जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। और बेटे इन सब चीज़ों को जो है मैनेज करना और इन सब को देखना, ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, प्रोजेक्ट मैनेजर की ड्यूटी है। ठीक है। एंड देन बेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन भी आपके जो प्रोजेक्ट के कस्टमर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन होती रहती हैं, ताकि जो आप वर्कआउट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंस रहे, कंसिस्टेंसी को मेक श्योर करते हैं, स्मूथली आप जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक, डिज़ायर गोल तक पहुंचते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए आपका जो स्टेक होल्डर है, जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है, उसके साथ आप कम्युनिकेट करते रहते हैं। एंड देन बेटा आपके पास फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का, जिसमें आप जो है एग्जीक्यूशन को जो है वो मेक श्योर करते हैं। एंड आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स हैं, उनको मेक श्योर करते हैं कि क्या वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बेटा इसके साथ साथ जो आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं और आपके जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं बेटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दोनों। इन इन सब चीज़ों को आप जो है वो मेक श्योर करते हैं अपने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग फेज में। ठीक है। बेटा यहाँ पर जो मैनेजर का रोल है वो जो आपका मैनेजर ओवरऑल प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने क्वांटिटेटिवली वे से एफर्ट्स को, यूज़र की टीम्स की एफर्ट्स को, कॉस्ट को और टाइम को जो है वो मैयर करना होता है। ठीक है। और मेक श्योर करना होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो विद इन टाइम, विद इन बजट और विद इन योर कॉस्ट प्रॉपरली डिवेल्प होगा। इस तरह से जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर भी बहुत सारी टीम मेंबर्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे होते हैं। एंड देन बेटा आपके प्रोजेक्ट की क्लोजिंग आ जाती है, सारे फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं। एंड देन प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया जाता है सक्सेसिवली और वर्कआउट जो है वो कस्टमर के हैंड ओवर किया जाता है।